जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एनपीएस 2025 नए बदलाव होने के बाद में हमें किस पेंशन स्कीम का यानी चुनाव करना चाहिए जिससे हमें अधिक से अधिक रिटर्न प्राप्त हो सके। साथ में हम देखेंगे कि किस आयु वर्ग के कर्मचारी के लिए कौन सी इन्वेस्टमेंट स्कीम है जो यानी अच्छी होगी, बेहतर होगी, अच्छा यानी कि रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट देगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, ऑटो एक्टिव चॉइस क्या होती है, डिफॉल्ट चॉइस क्या होती है या स्कीम क्या होती है। उसके बाद में हम बात करेंगे ईएजीसी एसेट क्लास क्या होता है। साथ में हम बात करेंगे कि जो हाल ही में ऑटो चॉइस के अंदर जो नई प्रकार की जो दो स्कीम जोड़ी गई है वो कौन कौन सी है, वो LC75 अग्रेसिव है और लाइफ साइकिल अग्रेसिव है। ये दोनों स्कीमों के आने के बाद में यानी सरकारी कर्मचारी को किस प्रकार से बेनिफिट होगा। ठीक है, तो यानी कुल मिलाकर के इस वीडियो का एक एक शब्द, एक एक यानी स्लाइड आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप शुरू से लेकर के अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहें। इस वीडियो को देखने के बाद में एनपीएस की स्कीम प्रेफरेंस संबंधित किसी भी प्रकार का कोई आप लोगों को डाउट नहीं रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक यानी स्लाइड दिखाऊंगा। स्लाइड दिखाने के बाद में आपको थोड़ा सा स्पष्ट होगा कि भाई एनपीएस के अंदर हम अधिक यानी कि आरओआई रेट ऑफ इंटरेस्ट है हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले वो स्लाइड दिखाने से पहले मैं आपको ईएजीसी एसेट क्लास समझा देता हूं, क्योंकि ये वीडियो के बीच में आने वाले महत्वपूर्ण शब्द हैं, उनको मैं पहले आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। उसके बाद में हम देखेंगे कि उस स्लाइड के अंदर ऐसी क्या महत्वपूर्ण चीज है जो आप लोगों को जानना जरूरी है। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूं एनपीएस में एसेट क्लास क्या है। ठीक है, तो एसेट क्लास में यानी कि एनपीएस के अंदर ई, ए, जी और सी यानी चार प्रकार की एसेट क्लास है मुख्यतः। तो देखो ई का मतलब क्या होता है, ई का मतलब आप यहाँ सीधा से समझ सकते हैं इक्विटी। इक्विटी का मतलब हो गया यानी शेयर मार्केट के अंदर आपका पैसे का क्या किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। ठीक है, ए का मतलब हो गया यहाँ पर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जी का मतलब हो गया यहाँ पर गवर्नमेंट बॉन्ड से, और सी का मतलब हो गया कॉर्पोरेट बॉन्ड से। ठीक है, अब यहां पर आपको स्पष्ट हो रहा होगा इसका मतलब इक्विटी, इक्विटी का मतलब शेयर मार्केट। एनपीएस के अंदर जो शेयर मार्केट में जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाता है यानी फंड मैनेजरों द्वारा, वो यानी कि टॉप 250 कंपनीज के अंदर किया जाता है। सेंसेक्स की टॉप 250 कंपनीज के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें गवर्नमेंट बॉन्ड्स की यानी कि जी का मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड का मतलब होता है कि जब भी सरकार को यानी पैसे की जरूरत पड़ती है तो क्या है, गवर्नमेंट है जो बॉन्ड्स जारी करती है। इन बॉन्ड्स को खरीद के यानी जो फंड मैनेजर है हमारे, वो एक फिक्स रिटर्न इसके बदले में लेते हैं। क्या लेते हैं, फिक्स रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं, यानी गवर्नमेंट उनको फिक्स रिटर्न यानी प्रोवाइड करती है, इसलिए इस क्लास को सबसे सुरक्षित माना गया है। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे जो यानी कि बिजनेस घराने वो भी क्या करते हैं, यानी कॉर्पोरेट बॉन्ड जारी करते हैं। तो उन्हीं जिस प्रकार से यानी गवर्नमेंट बॉन्ड जारी करती है उसी प्रकार से क्या है, कॉर्पोरेट घराने भी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बॉन्ड्स जारी करते हैं। इन बॉन्ड्स को हमारे जो फंड मैनेजर होते हैं वो इनको खरीद लेते हैं और इसके बदले में इनको क्या मिलता है, एक फिक्स आरओआई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। ठीक है, तो ये क्लास भी हमारे लिए क्या है, यानी कि सेफ है इन्वेस्टमेंट के लिए। यानी दो क्लास अगर आपको सेफ इन्वेस्टमेंट चाहिए तो आप जी और सी पर भरोसा कर सकते हो। ठीक है, आपको रिटर्न अधिक चाहिए लेकिन इसके अंदर उतना ही रिस्क भी है, ई और ए क्लास के अंदर। ठीक है, तो ई और ए क्लास क्या है, हाई रिस्क है तो हाई आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूं यानी इक्विटी की, तो इक्विटी ने अभी पिछला जो हम रिकॉर्ड देखेंगे अभी आने वाली उसमें पीडीएफ के अंदर, तो वहां आप देखने को मिलेगा यानी इक्विटी के अंदर 13 से लेकर के 18% तक का रिजल्ट यानी कि रिटर्न आरओआई दिया है अभी तक। ठीक है, और गवर्नमेंट बॉन्ड का जो रिटर्न होता है आरओआई होता है 8 से लेकर के 8.5% के आसपास होता है, जबकि कॉर्पोरेट बॉन्ड का 9-9.5% के आसपास होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको ईएजीसी क्लास है जो आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको एक पीडीएफ दिखाना चाहूंगा जिसके माध्यम से आप है जो इसको अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, देखो हमें अगर बेस्ट स्कीम का चुनाव करना है तो हमें सबसे पहले क्या देखना होगा कि ऐसी स्कीम का चुनाव करना होगा जिसके अंदर यानी कि हमें रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट यानी आरओआई ज्यादा मिले, रिटर्न ज्यादा मिले, जिसका सीएजीआर ज्यादा हो। तो स्कीम का चुनाव करने से पहले हम क्या देखेंगे कि कौन से यानी कि एसेट के अंदर हमें सबसे ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, तो उस एसेट को चुन करके यानी उसका एक्सपोजर हम एनपीएस के अंदर बढ़ा करके
हम अधिक रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं एनपीएस के माध्यम। तो हम सबसे पहले क्या देख लेते हैं इस वीडियो में कि सबसे अधिक जो यानी कि रिटर्न है हमें वो कौन से एसेट क्लास में मिल रहा है। तो जो सबसे पहले जो एसेट क्लास आती है वो कौन सी है, वो स्कीम ई टीयर 1, यानी कि ऐसी स्कीम जो यानी कि इक्विटी के अंदर निवेश करती है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले देखें तो जो इसके अंदर आरओआई है लॉन्ग टर्म में इक्विटी के अंदर, तो हम बात करें लॉन्ग टर्म में इक्विटी के अंदर हमें यानी कि 18 से 18.5% तक का क्या देखने को मिल रहा है, 18 18.5% का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब 18% तक का रिटर्न है जो हमें आराम से देखने को मिल जाएगा, यानी 12 से लेकर के 18% का रिटर्न यानी सबसे अधिक किसके अंदर मिलता है, इक्विटी के अंदर। अगर उसके बाद में हम बात करें जो सेकंड नंबर पर आता है वो कौन सा यानी कि क्लास है, वो एसेट क्लास है यानी कि कॉर्पोरेट बॉन्ड। कॉर्पोरेट बॉन्ड के अंदर, ठीक है, तो कॉर्पोरेट बॉन्ड के अंदर अगर हम देखें लॉन्ग टर्म के अंदर यानी 8 8.5 9% तक का रिटर्न है जो इसके अंदर यानी कि देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें सुरक्षित इन्वेस्टमेंट की कि हमारा पैसा ज्यादा सुरक्षित किसके अंदर है, तो आप किसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अपना एक्सपोजर किसके अंदर अधिक रख सकते हो, गवर्नमेंट बॉन्ड के अंदर, क्योंकि ये गवर्नमेंट बॉन्ड है जो क्या होता है, सिक्योर होता है और इसमें लॉन्ग टर्म में यानी कि ठीक ठाक रिटर्न मिल जाता है, सुरक्षित रिटर्न मिल जाता है। कितने परसेंट का, यानी 8% के आसपास का। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब यानी हमें ज्यादा रिटर्न चाहिए तो हमें इक्विटी के अंदर एक्सपोजर ज्यादा रखना होगा। अगर हमें सुरक्षित निवेश करना है तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर हमें, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर हमें एक्सपोजर है जो ज्यादा रखना होगा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि ऐसी पेंशन स्कीम कौन सी है जिसके अंदर यानी इक्विटी के अंदर ज्यादा एक्सपोजर हम लोग जो रख सकते हैं। वैसे आपको मैंने पहले भी बताया है कि एनपीएस के अंदर 3 प्रकार की यानी इन्वेस्टमेंट स्कीम है, वो कौन कौन सी है, डिफॉल्ट, ऑटो और एक्टिव चॉइस। ठीक है, तो इन तीनों में से आप यानी कि कौन सी पेंशन स्कीम चुनेंगे कि जिससे आपको बेहतर यानी आरओआई मिल सके। तो उसके लिए मैं आप लोगों को पहले थोड़ा सा यहाँ पर यानी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के बारे में बता देता हूं जो कि किसके अंदर आती है, एनपीएस के अंदर आती है। ठीक है, देखो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें और इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर जरूर करें। जो ऐसे कर्मचारी जिनको स्कीम प्रेफरेंस के बारे में पता नहीं है उनको यानी इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हो सकता है कि हमारी इस वीडियो के माध्यम से उन कर्मचारियों को लाखों रुपए तक का भी फायदा देखने को भविष्य में मिल सकता है, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। देखो जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया भाई एनपीएस में 3 प्रकार की स्कीम है। 3 प्रकार की स्कीम में जो सबसे पहले जो स्कीम आती है कौन सी है, डिफॉल्ट स्कीम है। डिफॉल्ट स्कीम का मतलब यानी ऐसे कर्मचारी जिन्होंने किसी भी यानी कि स्कीम का चुनाव, इन्वेस्टमेंट स्कीम का चुनाव नहीं किया, ना तो उन्होंने ऑटो का चुनाव किया है और ना ही एक्टिव का चुनाव किया है। ठीक है, तो ऐसे कर्मचारी हैं जो कौन सी स्कीम के अंदर आते हैं, वो डिफॉल्ट स्कीम के अंदर आते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो 3 पीएसयू जो यानी पेंशन फंड मैनेजर हैं उनको आपके टोटल कॉर्पस का बराबर हिस्सा है जो उनको इन्वेस्टमेंट के लिए दिया जाता है। तो वो 3 जो पीएसयू पीएफएम है वो कौन कौन से, एसबीआई है, यूटीआई है और उसके अलावा एलआईसी है। इन तीनों को क्या है, जैसे एसबीआई को 34% दे दिया टोटल कॉर्पस का, यूटीआई को दे दिया 33%, एलआईसी को दे दिया 33%, ऐसे करके आपके 100% कॉर्पस का क्या किया जाता है, बंटवारा किया जाता है। उसके बाद ये पेंशन फंड मैनेजर हैं वो क्या करते हैं, डिफॉल्ट स्कीम के अंदर 25% का इन्वेस्टमेंट कहां करते हैं, इक्विटी के अंदर करते हैं और बाकी बच्चे 75% का इन्वेस्टमेंट कहां करते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड और कॉर्पोरेट बॉन्ड के अंदर करते हैं। तो इसका मतलब अभी तक जितने भी लोगों ने अपनी स्कीम प्रेफरेंस चुनी नहीं है यानी चूज नहीं की है वो सारे के सारे किसके अंदर है, डिफॉल्ट स्कीम के अंदर है। और ये डिफॉल्ट स्कीम के अंदर यानी अभी 96% के आसपास जो कर्मचारी इसके अंदर है, डिफॉल्ट स्कीम के अंदर है। ठीक है, तो अभी थोड़े बहुत आगे पीछे हो गया होगा डाटा, लेकिन मैं पिछले साल का डाटा आप लोगों को बता रहा हूं यहाँ पे। अगर हम बात करें जो नेक्स्ट जो स्कीम आती है तो इसके अंदर भी क्या है कि आप यहाँ पर इतना सा समझ सकते हो कि अगर हमें बेस्ट यानी कि हमें रिटर्न चाहिए या अच्छा रिटर्न चाहिए तो डिफॉल्ट स्कीम भी हमें नहीं चुनना है, क्योंकि डिफॉल्ट स्कीम के अंदर क्या है कि 25% मात्र जो एक्सपोजर है वो किसके अंदर है, इक्विटी के अंदर है। तो हमें अगर बेहतर रिटर्न चाहिए तो हमें इक्विटी के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा और हमारा जोखिम भी हमें बढ़ाना होगा। तो इसका मतलब यह है कि भाई यानी ज्यादा रिटर्न प्राप्त करने के लिए हमारे लिए डिफॉल्ट स्कीम भी ठीक नहीं है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर एक्टिव चॉइस की, तो जो सरकारी कर्मचारियों के लिए एक्टिव चॉइस के अंदर यदि कोई कर्मचारी एक्टिव चॉइस को चूज करता है तो उसका पूरा 100% पैसा जो का इन्वेस्ट किया जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर किया जाता है। इसके अंदर पैसा तो आपका कॉर्पस तो आपका सेफ रहेगा, लेकिन इसमें क्या है कि आपको जो आरओआई है, रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट है, वो कम मिलता है। ठीक है, तो यानी पैसा इसके अंदर सुरक्षित रहेगा। उससे अगर थोड़ा सा जोखिम लेते तो डिफॉल्ट स्कीम ले लो। ठीक है, अगर आपको
थोड़ा अगर आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता ज्यादा है और बेटर रिटर्न चाहते हो एनपीएस के अंदर, तो जो तीसरे प्रकार की जो स्कीम है वो कौन सी है, वो ऑटो स्कीम है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ऑटो स्कीम के अंदर यानी कि मुख्यतः 4 प्रकार की स्कीम आती है गवर्नमेंट कर्मचारी के लिए। उसमें सबसे पहले है लाइफ साइकिल 25, उसके बाद में मॉडरेट 50। ठीक है, लाइफ साइकिल 50। अब देखो इसके अंदर किस प्रकार से आपका यानी कि जो कॉर्पस है उसको इन्वेस्ट किया जाता है, तो उसके अंदर हम देखते हैं सबसे पहले ऑटो साइकिल के अंदर यानी ऑटो चॉइस के अंदर लाइफ साइकिल 25। इसके अंदर क्या है इन्वेस्टमेंट का तरीका कि जब तक एम्प्लॉय की एज 35 वर्ष नहीं हो जाती है, यानी 35 ईयर्स तक, जब तक एम्प्लॉय की एज 35 ईयर होती है तब तक इसके अंदर 25% का जो एक्सपोजर किसके अंदर रखा जाता है, यानी इक्विटी के अंदर रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, जैसे कर्मचारी 55 ईयर्स पर पहुंचता है तो इसमें इक्विटी का एक्सपोजर कम होते होते एज के हिसाब से कितना रह जाता है, 5% रह जाता है। ठीक है, यानी हर साल इसके अंदर इक्विटी के अंदर आपका जो यानी कॉर्पस है वो इन्वेस्टेटिव कॉर्पस है जो धीरे धीरे कम होता रहेगा। ऐसा ही क्या है कि लाइफ साइकिल 50 के अंदर होता है, इसके अंदर यानी 35 साल तक जो यानी आपका 50% जो कॉर्पस है इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। जब कर्मचारी 55 ईयर्स पर पहुंच जाता है तो उसके बाद उसका कॉर्पस घट करके यानी 10% इक्विटी के अंदर मात्र रह जाता है। ठीक है, अगर हम और अच्छे अगर बेटर रिटर्न की अगर हम आशा करते हैं एनपीएस से और अच्छे मार्केट हमारा अगर इंडिया का मार्केट अच्छा चलता रहा तो क्या होगा कि हमें कौन सी स्कीम का चुनाव करना चाहिए, वो आगे हम स्लाइड में देखने वाले हैं। इस साल देखो इस साल 2025 दिसंबर के अंदर जो नई लाइफ साइकिल जो लॉन्च की गई है, इन्वेस्टमेंट की जो स्कीम लॉन्च की गई है ऑटो चॉइस के अंदर, वो दोनों इस प्रकार से हैं। यानी 2 प्रकार की जो स्कीम लॉन्च की गई है वो दोनों कौन कौन सी हैं, एक तो लाइफ साइकिल 75 यानी हाई रिस्क सॉरी इसको नाम दिया गया है हाई, यानी इस साल 2025 बीते हुए साल 2025 के अंदर जो नई साइकिल जो ऐड की गई है ऑटो चॉइस के अंदर वो कौन कौन सी, एक तो है लाइफ साइकिल 75 हाई, एक ऑटो चॉइस लाइफ साइकिल अग्रेसिव। ठीक है, अब ये दोनों के अंदर क्या माइनर सा डिफरेंस है, ये माइनर से डिफरेंस को समझने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो जब लेकर के आऊंगा तो इसको डिटेल में पूरा समझाऊंगा, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को समझा देता हूँ। इसके अंदर क्या होता है, जैसा कि इसके नाम से प्रतीत हो रहा है कि एलसी 75, इसका मतलब यानी 75% का जो एक्सपोजर है वो इक्विटी के अंदर कब तक रखा जाएगा, 35 ईयर्स तक रखा जाएगा। उसके बाद में जैसे ही एम्प्लॉय की एज कितनी हो जाएगी, 55 ईयर्स हो जाएगी, तो उसके बाद जो इक्विटी का जो एक्सपोजर है वो कितना रह जाएगा, टोटल कॉर्पस का 15%। ठीक है, अगर हम बात करें अग्रेसिव लाइफ की, लाइफ साइकिल अग्रेसिव, तो इसके अंदर बस थोड़ा सा मामूली से क्या है कि आपको यानी एज जो आपकी बढ़ा दी गई है, यहाँ पर एम्प्लॉय की 35 है तो यहाँ 45 कर दी गई है, लेकिन इक्विटी का जो एक्सपोजर है वो 50% रहेगा, कब तक, 45 की ईयर्स तक, 45 की एज तक। उसके बाद में क्या है, जैसे कर्मचारी की एज कहां पहुंच जाएगी, 55 ईयर्स पहुंच जाएगी, उसके बाद में जो एक्सपोजर है इक्विटी के अंदर 35% रह जाएगा घट करके। यहाँ पर देखो 15% रह रहा है, यहाँ पर अभी भी 35% का एक्सपोजर है जो किसके अंदर रहेगा, यानी कि इक्विटी के अंदर रहेगा। तो अब आपको सीधा सा समझ में आ गया होगा कि अगर आपको 45 ईयर्स के बाद भी अगर आपको हाई रिटर्न चाहिए और आप रिस्क लेना चाहते हैं या हाई रिस्की हैं, ठीक है, तो आपको कौन सी लाइफ साइकिल का चूज करना, कौन सी स्कीम चूज करनी चाहिए, ऑटो चॉइस लाइफ साइकिल अग्रेसिव। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं 45 ईयर तक की सॉरी मैं यानी 35 ईयर तक की मैं क्या करूंगा या इक्विटी के अंदर अपना एक्सपोजर हाई रखूंगा, तो आप कौन सी चूज करना है, आपको ऑटो चॉइस लाइफ साइकिल 75। ठीक है, उसके बाद में फिर धीरे धीरे इसका यानी कि इक्विटी के अंदर है जो एक्सपोजर है जो धीरे धीरे कम होता रहेगा और आपका जो यानी कि निवेश है जो रिटायरमेंट के समय पर सुरक्षित रहेगा। ठीक है, अगर आपको रिटायरमेंट के समय में थोड़ा बहुत आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप किसको चूज कर लेना है, अग्रेसिव लाइफ साइकिल को चूज कर लेना है। तो कहने का मतलब सीधा सा, अब आपको यहाँ पर एक चीज समझ में आ गई होगी, अगर आपको ज्यादा आरओआई चाहिए, सीएजीआर ज्यादा चाहिए, रिटर्न ज्यादा चाहिए, तो आपको ऐसी स्कीम का चुनाव करना पड़ेगा जिसमें इक्विटी के अंदर हाई एक्सपोजर हो, इक्विटी के अंदर एक्सपोजर ज्यादा हो। ठीक है, अगर आपको सुरक्षित या रिटायरमेंट के समय सुरक्षित रहना है तो आपको ऐसी स्कीम का यानी कि चुनाव करना है जो कि गवर्नमेंट बॉन्ड के अंदर या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर ज्यादा एक्सपोजर रखना है। ठीक है, अगर मैं यहां पर बात करूं तो देखो ऐसे कर्मचारी जिनकी एज
25 ईयर्स के आसपास है तो ऐसे कर्मचारी को यानी 75 लाइफ साइकिल 75 का चुनाव करना चाहिए। अगर किसी कर्मचारी की एज 40 ईयर्स के आसपास है तो उसको कौन सी स्कीम का चुनाव कर लेना चाहिए? अभी लाइफ साइकिल अग्रेसिव का चुनाव कर सकता है। लेकिन मेरी वीडियो देखने के बाद में आप ये बिल्कुल ना समझे कि इन्वेस्टमेंट के लिए एडवाइस है। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें, ठीक है। आज की वीडियो के अंदर हमने समझा कि भाई जो टोटल 3 प्रकार की जो स्कीम है एनपीएस के अंदर वो क्या होती है और उनके अंदर किस प्रकार से एक्सपोजर इक्विटी, गवर्नमेंट बॉन्ड और यानी कि कॉर्पोरेट बॉन्ड के अंदर अल्टरनेटिव यानी फंड्स के अंदर रखा जाता है। उसके अलावा हमने इसमें देखा कि एसेट क्लास क्या होती है और हम किस प्रकार से पेंशन स्कीम, बेहतर पेंशन स्कीम का चुनाव कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को करता हूं यहीं समाप्त। जय हिंद, जय भारत।